मैं शुरू करता हूं। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो चाय नमो लोहित। ओम नमः सिद्धेभ्य। हमें कल मेरी आवाज तो परफेक्ट आ रही है ना अतुल भाई? पौरांग हाँ, बढ़िया आ रही है जी। कल हमने जो चर्चा की थी, जहां हमने एंड किया था, मैं पूरी बात को दोबारा से रिकैप नहीं करूंगा, लेकिन कल हमने जहां पे एंड किया था और हम जो टेक अवे की हम बात कर रहे थे कि पर में पुरुषार्थ, पर में कुछ करना पुरुषार्थ नहीं है, वो नपुंसकता है। हमने बात की थी कि अंदर में करना पुरुषार्थ है, कसायों पर विजय प्राप्त करना पुरुषार्थ है, कसायों में उलझ जाना पुरुषार्थ नहीं है। देखो कितनी गजब की बात है। किसी व्यक्ति ने कुछ मेरे प्रतिकूल कोई काम किया और मुझे उस पर गुस्सा आया, तो असली दुश्मन कौन है? असली दुश्मन कौन है? उदाहरण के लिए यहां पे नीतीश ने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे गुस्सा आया, तो मुझे दुश्मन कौन लगता है? नीतीश लगता है या मेरा क्रोध जो है वो मुझे दुश्मन लगता है? बच्चे ने गिलास तोड़ा, गुस्सा किस पे आता है? बच्चे पे आता है ना? किसने गिलास तोड़ दिया, और इतना महंगा, इतनी महंगी क्रॉकरी थी, इसका तो सेट ही बिगड़ गया, और हमने बच्चे के गाल पे एक थप्पड़ जड़ दिया। हिंदुस्तान में, अमेरिका में नहीं, है ना? और तुमने गाल पे थप्पड़ जड़ दिया उसके, तो ये दुश्मन कौन है इस वक्त? बुरा कौन है? गलत के कौन है इस वक्त? वो बच्चा गलत है, वो बच्चा दुश्मन है, या वो जो क्रोध मुझे आया वो मेरा दुश्मन है? हमने बात की थी कल कि मेरे 4 इंटरनल एनिमीज हैं ये मेरे 4 शत्रु हैं। मैं इन कसायों को एक अलग नाम देने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे शत्रु हैं। क्यों है शत्रु? क्योंकि कसाई की परिभाषा भाग 2 में पड़ी है कि जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे वो हमारा, वो कसाय है, वो कसाय कहते हैं। तो जो कस रहा है तो वो शत्रु हुआ ना, जो दुख दे रहा है वो शत्रु हुआ ना। तो पत्नी ने गलत काम किया तो गुस्सा पत्नी पे आ रहा है, तो शत्रु पत्नी है। क्यों शत्रु? गुस्सा मेरा शत्रु है, वो क्रोध मेरा शत्रु है, और मैं सामने वाले को शत्रु समझ रहा हूं। जो असली शत्रु उसको मैं समझ ही नहीं रहा हूं, और मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूं जिसको मैं शत्रु समझ रहा हूं, और ठीक करना उस क्रोध को, उसे मैं ठीक कर ही नहीं रहा हूं। आखिर ये आइडेंटिफिकेशन गलत हो रहा है। प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन ही गलत हो रहा है अनादिकाल से। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे सही तरीके से अपनी प्रॉब्लम को। तो इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो सोल्व कैसे करेंगे? शरीर में बीमारी क्या है वो आइडेंटिफाई नहीं करोगे, डायग्नोस नहीं कर पाओगे, तो रिजोल्व कैसे करेंगे? कौन सी एंटीबायोटिक देनी है वो कैसे पता चलेगा? मिथ्यात्व का मतलब से इतना सा है कि जो चीज जैसी उसे वैसा ना समझ के उसे गलत समझ लेना, अलग समझ लेना, विपरीत समझ लेना, उल्टा समझ लेना। और ठीक करने के लिए क्या करना है? वस्तु को ठीक नहीं करना है, किसी और को ठीक नहीं करना है, कि अपने समझ में ठीक कर लेना। यार ये ऐसी नहीं थी, ओहो अच्छा ये ऐसी थी क्या? हो गया काम। मैं तो ऐसा मान रहा था। इतना सी तो काम करना है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ना मान के विपरीत मानना मिथ्या, तो जो जैसी है उसे वैसा मान लेना वो सम्यक है। हो गया काम सम्यक दर्शन का। इतनी सी कहानी है बस। तो गुस्सा मुझे किस पे आना है? बच्चे में गुस्सा आना है, पत्नी में गुस्सा आना है, किसी दूसरे व्यक्ति में गुस्सा आना है, उस पर वो मेरा दुश्मन हो गया, कि क्रोध मेरा दुश्मन हो गया। पर पार्श्वनाथ बैठे हैं, कमर ने उपसर्ग कर दिया, पार्श्वनाथ को किस पे आया? आया ही नहीं, विकल्प ही नहीं आया। मुल्ला ध्यान में बैठे हैं
और किसी ने कोई उपसर्ग कर दिया तो उनको किस पे आया? क्योंकि उनको ये समझ में आ गया उस वक्त कि जे कर्म पूरे किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रहा, कि मेरा उदय सामने वाले का इसमें क्या है, ऐसे करने से होता क्या है। हम गलत समझ रहे हैं, तकलीफ हमारी ये है। हमने कल ये बात समझी बहुत गहराई से कि विपरीत लगने वाली परिस्थिति में परिणामों को शांत रखना, निराकुल रखना, वो पुरुषार्थ है। एक बात आपने हाईलाइट की होगी, लगने वाली, इसे आप अंडरलाइन कर लो, इसको राउंड कर लो। वो लगने वाली की हम बात कर रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां विपरीत होती नहीं हैं, वे तो जैसी हैं वैसी हैं, मुझे लगती हैं। तो ठीक कैसे करना है? परिस्थिति को करना है कि लगने को करना है? और हम मूर्ख उस परिस्थिति को ठीक करने में लगे हैं। हम परिस्थिति को ठीक करने में लगे, हम सिचुएशन को ठीक कर रहे हैं। करना लगने को है और सिचुएशन ठीक हो नहीं सकती क्योंकि उसके द्रव्यगुण पर्याय अलग हैं और मेरे द्रव्यगुण पर्याय अलग हैं। उसकी वो भिन्न है और मैं भिन्न हूं, और जो ठीक हो सकता है उसमें मैं काम नहीं कर रहा हूं। ये सबसे बड़ी बात है। और हमने कल यहां तक हम पहुंचे थे। अब मैं बात ये कह रहा हूं कि इस बात को होल्ड पे डाल दो, जो मैंने कहा था। मैं अब और इस पे डिस्कशन ज्यादा नहीं करेंगे, समय हमारे पास कल कहीं और है। जो कल हमने चर्चा की कि पुरुषार्थ क्या है, इसको पार्किंग में डाल दो, इसको पार्क कर दो। सही पुरुषार्थ क्या है, हम कर के आ रहे हैं, हम समझ के आ रहे हैं। चित्ते जिसको पार्क कर दो, जरूरत पड़ेगी तो इसको हम वापस ले आएंगे। हम एक चीज को और हम डिस्कस करेंगे, फिर इसको पार्किंग पे डालेंगे। ये वर्तमान में जो भी फल मिल रहा है, अभी बोर्ड नहीं है मेरे पास और मैं इसको समय नहीं लगाना चाहता हूं कि मैं इसका व्हाइट बोर्ड यूज करके आपको समझाऊं। आप समझ जाओगे आसानी से क्योंकि आपको सब आइडिया है कि वर्तमान में जो मुझे मेरा उदय है, यूं समझ लो कि जो फल मुझे मिल रहा है इस समय, इस पल, इस क्षण, इस मोमेंट, वो या तो इष्ट है या अनिष्ट है ना। अब वो जो इष्ट या अनिष्ट है, वो अगर इष्ट है तो मेरे पुण्य का उदय है, वो अनिष्ट है तो मेरे पाप का उदय है। तो वो कैसे मिला? ऐसे तो मिल नहीं जाएगा कि कुछ भी हो गया। वो मेरे अगर पुण्य का उदय है या मेरे पाप का उदय है, वो क्यों आया? क्योंकि वो कोई कर्म का उदय था। तो कर्म का उदय कैसे आया? क्योंकि मैंने कुछ कर्म बांधे थे, है ना। उल्टे चल रहे हैं हम। वर्तमान में उदय आया, जो भी मुझे मिल रहा है, ये इष्ट है या अनिष्ट है, ये अच्छा या बुरा है, ये अच्छा है तो पुण्य के उदय से आया या पाप के उदय से आया, और ये पुण्य और पाप का जो मुझे फल मिला वो मेरे कर्म बंधन से मिला, और वो जो कर्म बंधन थे वो मेरे भाव से बंधे, है ना। और वो भाव किसने किए? मैंने किए। तो अल्टीमेटली अगर देखने जाओगे कि यहां जो मुझे ये उदय आया है, इसका जो रीजन है, ये रीजन तो इसके भाव है। इसे मैं थोड़ी मैनेजमेंट की भाषा में कहूं तो मैं कह सकता हूं कॉज एंड इफेक्ट। सीधे समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूं बात, है ना। कॉज और इफेक्ट। वर्तमान में जो मुझे मिल रहा है ये तो इफेक्ट है। इसका कॉज तो मेरे वो कर्म का बंधन था, और वो जो कॉज कर्म का बंधन भी नहीं, वो भाव थे जिसके कारण वो कर्म का बंधन हुआ। वो भाव मेरे थे ना। तो अभी मैं इफेक्ट अभी आया है, और इसका कॉज तो एक अंतर मुहूर्त पहले हो चुका। क्यों? क्योंकि वो जो कर्म का उदय आता है वो कौन से मुहूर्त के बाद तो आता है ना। पता नहीं, वो काल कुछ भी हो सकता है, पर तो अपन एक अंतर मुहूर्त समझते हैं। अपन समझते हैं वो 48 मिनट 1 सेकेंड को। तो ये जो वर्तमान में इफेक्ट है, जो मेरा उदय आया, इसका कॉज तो 48 मिनट पहले जा चुका। तो मैं दुखी किस पे हो रहा हूं? मैं परेशान किस पे हो? इस इफेक्ट पे।
ठीक करने की कोशिश कैसे कर रहा हूं? इफेक्ट को, उदय को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। ये ठीक हो सकता है? नहीं, क्योंकि जिसके कारण ये उदय आया है, ये पर्याय तो जा चुकी, इसका रीजन तो हो चुका, और ये 48 मिनट पहले हो गया। अब उसमें मैं परिवर्तन कर ही नहीं सकता। क्यों? तुम उसमें परिवर्तन कर सकते हो जो चल जा चुका, तो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, तो इसको कैसे परिवर्तित करोगे? और मैं मूर्ख इस वर्तमान उदय को बदलने की कोशिश करता हूं। बोलो अखिल। अभी मुझे 10 लाख रुपए का घाटा हुआ। शेयर मार्केट में समझ लो कि मैंने एक शेयर खरीदा 10 लाख रुपए का, वो घाटा हो गया मेरे को। अब वो जो शेयर आज खरीदा था, जो शेयर खरीदा था 1 साल पहले, घाटा आज हुआ, मैं घाटे को ठीक कर सकता हूं, क्योंकि ये तो आज 10 लाख का घाटा हुआ, ये तो इसका इफेक्ट है। कौन कहता तुमने 1 साल पहले खरीदा था? तो 1 साल पहले की अवस्था में जाके, 1 साल पहले जाके तू अब उस निर्णय को बदल सकता है? नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? उसमें 2 कारण है। क्योंकि वो चीज तो जा चुकी, इट्स हैपेंड। जब वो जा चुका, वो हो चुका, उसमें परिवर्तन हो नहीं सकता। जब उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, तो ये तो इसका इफेक्ट है, ये तो इसका उदय है। तो उदय में परिवर्तन कैसे हो सकता है? अरे परिवर्तन करना था तो तू भावों में परिवर्तन करता, तो अगर भावों में परिवर्तन होता तो तेरे कर्म वैसे बनते, कर्म वैसे बनते तो उदय पुण्य का आता, पुण्य का उदय आता तो वर्तमान तुझे अनुकूलता मिलती। हम वर्तमान को ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो इफेक्ट है, कॉज है उसका भूतकाल जो जा चुका। तो तू क्या कर सकता है? इसका मतलब ये बताओ, हाथ में क्या है? परेशान होने के अलावा कुछ हो सकता है? एक राजा था, उस राजा को कोई मारने चला गया दुश्मन, इसको मारूंगा मारूंगा मारूंगा, वो मारे, वो मरे नहीं, वो मारे, वो मरे नहीं। फिर एक जोशी आया, उस जोशी ने कहा कि सुनो, ये जो राजा है ना, इसकी आत्मा जंगल में एक मेना में बसती है, तोता में। ये आपने कहानी पढ़ी होगी चंदा मामा में, जो बचपन में आती थी, अब तो आती नहीं है। अब तो वो चंदा मामा, चंपक, लंदन खत्म हो गई। तुमने पढ़ी होगी हिमांशु, है ना? हमारे पिताजी पढ़ाते बेटा पढ़ो चंपक, नंदन। अब तो क्या बच्चों को चाहिए मोबाइल, उनको खाना खाना है तो मोबाइल पे गेम खेलेंगे वो, मतलब उनको मुंह में कौर ठूसो। अब तो वो जमाना आ गया, वरना हमें तो गोदी में मां लेके चिड़िया दिखाती, बेटा चिड़िया देखो, और ठूस दिया। तो वक्त तो बदल गया। तो अब मैं पूछता हूं कि अब इनको चाहिए व्हाट्सएप, मोबाइल, मोबाइल गेम चाहिए, तो इनको खाना खाते रहना है। तो मुद्दा क्या है कि वो जो जोशी ने कहा कि वो जो इसकी जो जान है ना, वो जंगल में तोते में बसी है। तोते को मारोगे, तोते की गर्दन मरोड़ोगे तो राजा मर जाएगा। कॉज कहां है? तोता है। इफेक्ट क्या है? राजा की मौत। अब तोता को ढूंढने जाओ, और वो पेरेड तो मिलेगा नहीं आपको, जंगल में रह रहा है। हम ये कह रहे हैं कि वर्तमान में जो उदय आ रहा है, ये सिर्फ इफेक्ट है, ये उदय है, ये रिजल्ट है, ये फल है। ये जिसके, अच्छा या बुरा कुछ भी, ये जिसके कारण हो रहा है, वो मेरे कर्म बंधन के कारण हुआ, और वो कर्म बंधन तो हो चुका, वो हुआ मेरे भावों से, वो घटना घट चुकी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो करें क्या? कि वर्तमान में जो घटना घट रही है, या वर्तमान में जो उदय आ रहा है, तो इस वक्त साक्षी भाव से रहे। तो ये जो वर्तमान है, ये भी तो अभी एक समय के बाद भूतकाल होगा कि नहीं? तो इस समय जो तेरे कर्म बनेंगे, ये जो 48 मिनट बाद उदय में आएंगे, 48 मिनट में उदाहरण दे रहा हूं, वो कभी भी आ सकते हैं, है ना? मिनिमम एक अंतर मौत के बाद आते हैं। तो जब वो उदय में आएंगे, तो तुझे वो जो फल मिलेगा वो अनुकूल मिलेगा। तो तुझे अभी वर्तमान को तू देखता नहीं है, वर्तमान को सुधारता नहीं है, हमेशा भूतकाल में उलझा रहता है, और फिर एक समय ये भी भूतकाल हो जाएगा, तुझे कोई सुखी कर ही नहीं सकता। जो दुश्मन है उसे दुश्मन नहीं मानना है,
और जो 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 मेरा जो तकलीफ जो उदय आया है, इसमें लकीर पीट रहे हैं, जबकि इसका कोर्स तो जा चुका। तो क्या करें? तो वर्तमान के पल को सुधार ले तो क्या करें? उसमें साक्षी भाव रख लो, उसमें सहज हो जाओ, उसमें शांत हो जाओ, उसमें तत्व चिंतन करो, तो तुम्हारा एक काम हो गया। मतलब अब मैं इसे एक लाइन में कहूं कि लाइफ डजंट हैव रिवाइंड बटन। मुझे सब जो प्रतिकूलता दिखाई दे रही है, अनुकूलता दिखाई दे रही है, अब मैं उसको रिवाइंड करके मैं वापस जाके उसको ठीक नहीं कर सकता, बिकॉज लाइफ डजंट हैव रिवाइंड बटन। इन लाइफ डजंट हैव फॉरवर्ड बटन। अगली पर्याय को अभी ले आओगे, पिछली पर्याय में चले जाओगे, तो क्या है? लाइफ के पास से प्ले है, और वो प्ले का बटन भी तुमको दबाना नहीं है, वो ऑटो प्ले है। इसे ऑटो प्ले कि जो सामने आ रहा है तुम्हारा काम से उसको जानना देखना है, क्योंकि वो प्ले है, तेरे हाथ में नहीं है। सिनेमा हॉल में गए तो पिक्चर हॉल में बैठे हैं तो तुम्हारे हाथ में ना रिवाइंड करना है ना फॉरवर्ड करना है, तुम्हारे सामने जो चल रहा है, जो प्ले बटन ऑटो प्ले पे चल रहा है, उसको तुम्हारा काम उसको देखना है बस। और मैं उलझा हुआ हूं इस कर्तृत्व के बोझ में कि मैं इसे पीछे कर दूंगा, मैं इसे आगे कर दूंगा, मैं ऊपर कर दूंगा, मैं नीचे कर दूंगा। अब मेरा प्रश्न यह है, इस बात को समझ लिया ना? अब मेरा प्रश्न यह है कि जो वर्तमान में घट रहा है, ये पूर्व में बंधे हुए कर्मों का उदय है, उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। तो भविष्य में जो घटेगा, अब सुनना, यहां पर सबसे मार्के की बात है कि भविष्य में अब जो घटेगा वो भी वर्तमान और भूतकाल के कर्मों के उदय के कारण ही भविष्य में आएगा ना। क्षितिज है ना, वो आएगा ना। तो जी, अब वो निश्चित है कि नहीं? कौन कह सकता है कि वो निश्चित नहीं है? आई रिपीट, निश्चित है। हाँ, कौन ये माई कलाल कह सकता है कि क्रमबद्ध नहीं है? कौन माई कलाल कह सकता है क्रम नियमित नहीं है? कौन माई कलाल कह सकता है सर्वज्ञ ज्ञान में जो आया वो होगा नहीं? कौन माई कलाल कह सकता है कि ये क्रमत पर्याय कुछ होती नहीं है? मैं इतनी सी लॉजिक की बात करता हूं, और ये बात अगर समझ में आ गई तो मैं स्पार्क हो जाना चाहिए। मैं एक क्रमबद्ध पर्याय जो मैंने बात करने की कोशिश की और कल आपसे कहा था, मैं इसे इस ढंग से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। आई रिपीट, कौन बच्चा नहीं मान सकता मेरा? कौन यंग नहीं मान सकता? कौन जवान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कौन नहीं मान सकता इस बात को? आई रिपीट अगेन, अभी जो वर्तमान में मेरा जो उदय चल रहा है, ये तो कोई ना कोई मेरे कर्म का उदय के कारण है ना। और दुनिया में हर वक्त इस बात को स्वीकार करता है। तो वर्तमान में जो चल रहा है वो मेरे कोई ना कोई कर्म का उदय है, और वो जो कर्म का उदय है वो मैंने पहले बांधे थे, और जब बांधे थे वो पर्याय जा चुकी, वो अवस्था जा चुकी, वो तो भूतकाल हो चुका, और वो जो बांधा था वो मेरे भावों के कारण बंधा था। तो वो जो हुआ था वो उसी पल ये निश्चित हो गया था कि इसका मिलना क्या है। निश्चित हो गया था ना उसी पल जब बंधा था, और आज जो बन रहा है उसका भी नक्की हो गया ना कि वो आगे मिलने वाला है। तो मैं कहता हूं कि अनादिकाल पहले ये जब 48 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, या 1 समय पहले भी कोई चीज नक्की हो गई थी, तो वो अनादिकाल पहले से नक्की क्यों नहीं हो सकती? और 1 समय बाद की कोई चीज नक्की है तो अनंतकाल बाद तक की वो नक्की क्यों नहीं हो सकती? काल में तो कोई लॉजिक ही नहीं है। लॉजिक तो फंडामेंटल है ना। ये फंडामेंटल जब क्लियरिटी आ गई, और ये फंडामेंटल जब क्लियर हो गया कि जो वर्तमान में हो रहा है वो पहले नक्की हो चुका था इसलिए हो रहा है, और जो वर्तमान में मैं भाव बांध रहा हूं वो भविष्य में वैसे ही बनेंगे, तो वो भविष्य निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो कोई कैसे कह सकता है? अब हिंदू लोग कह देंगे हुई है भाई जो राम रची राखा, तो राम को यहां से हटा दो 1 सेकंड के लिए, तो राम ने जो रच दिया वो होगा। तो मैं कहता हूं राम को हटा दो, तो वो मान तो रहे ना इस बात के लिए कि होना वो ये
जो होना है, अभी राम की जगह हम अपने कर्म कर देंगे, हम अपना उदय कर देंगे। एक ही तो लॉ हुई कि उन्हें भी ये बात को स्वीकार है कि होगा तो वही जो होना है। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉज है वो काम तो हो चुका। मुसलमान कह देंगे कि अल्लाह की मर्जी में ना कुछ नहीं होगा, तो नक्की तो हमने वही कर लिया ना कि होना तो वही है जो होना है। तुम अल्लाह को हटा दो, बेकर्तावादी बात करते हैं, हम अकर्तव्य की बात करते हैं, हम एक सेकंड उसको साइड में कर दो, तो स्वीकार तो कर लिया ना इस बात को। हाँ। इस बात को सोच के अगर ये बात थोड़ी सी और आगे बढ़ो कि अनादिकाल पहले नक्की नहीं हो गया था, ये बात कि मैं आज बैठ के 7:53 संडे 10 बजे आपसे चर्चा करूंगा और मेरी ये उंगली इधर मेरे होंठ के ऊपर रखी जाएगी, आप बैठ के सुनोगे। तो मैं जो समझा रहा हूं या जितने लोग सुन रहे हैं सबके अलग अलग भाव हो रहे हैं कि नहीं, अलग अलग परिणाम हो रहे हैं कि नहीं? क्यों हो रहे हैं अलग अलग? कि आपके जो भाव हो रहे हैं वे आपके कर्म के उदय के कारण आपने जो बांधे थे उसके अनुसार हो रहे हैं। मैं जो कर रहा हूं वो मेरे अनुसार कर रहा हूं। मैं आपके भावों को कैसे बदल सकता हूं? मैं आपके भावों को बदल दूंगा तो फिर आपके जो भाव हुए तो उनका क्या होगा? खत्म हो गया वो खेल। मैं करने वाला कैसे हो गया? मैं करने वाला कैसे होऊंगा? ये तो समझाओ। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, यस। और प्री डिसाइडेड क्यों है अमित? इसलिए प्री डिसाइडेड है कि वो प्री डिसाइडेड होने का उसका रीजन ही यही है कि उसका वो जो उदय आ रहा है वो मेरे कर्म के उदय के कारण है, और वो जो उदय आया मेरे कर्म बंधन के कारण है, और वो काम तो हो चुका। और जो चीज हो चुकी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मुझ में अगर कैंसर के कीटाणु आ गए मेरे शरीर में, अब मैं क्या करूं? क्या करूं बताओ? अब मैं क्या करूं? ये तो आ चुके, इट्स हैपेंड। एक मेरा बहुत बड़ा एक टॉपिक पे मैं बात करता हूं, फैक्ट एंड प्रॉब्लम्स। वो क्या है हिमांशु कि लाइफ में हमेशा फैक्ट होता है, कभी प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? कि फैक्ट की डेफिनेशन ये है अतुल भाई कि व्हाट इज हैपेंड इज फैक्ट, रिमेनिंग इज स्टोरी। जो घट चुका वो फैक्ट है, वो तथ्य है, और बाकी सब कहानियां हैं। हम कहानियों में जी रहे हैं। मेरे शरीर में कैंसर हुआ है, ये फैक्ट है। अब मैं इस टेंशन में बैठा हूं, अब क्या होगा, ये होगा, वो होगा, अब क्या करेंगे, मर जाएंगे, जिंदा रह जाएंगे, अभी हो जाएगा, वो परेशानी हो जाएगी। ये सब कहानियां हैं। रिमेनिंग ऑल स्टोरी, ड्रामा, टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस, ये फैक्ट नहीं है, ये कहानियां हैं। फैक्ट तो हो चुका। कब हो चुका? एक समय पहले जो हुआ वो हो चुका। एक समय पहले जो हुआ वो हो चुका। एक समय बाद की अवस्था आई नहीं है। तो इस समय जो हुआ वो फैक्ट है, और फैक्ट की कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। फैक्ट होता है, उसका सिर्फ सोल्यूशन ढूंढा जाता है। मेरे शरीर में अगर कैंसर की कीटाणु आ गए, ये फैक्ट है। सोल्यूशन क्या है? इसकी दवाई ले लो, कीमो ले लो, इसको खत्म करो। मैं इसमें उलझ जाऊं, इसको मैं कैसे ठीक करूं, क्यों हो गया, किस कारण से हो गया, इससे हो गया, वो हो गया, सब बेकार है। 10 लाख का घाटा हो गया मुझे, ये फैक्ट है, क्योंकि वो हो चुका। घटना घट चुकी, ये कर्म बंध चुके, ये उदय है। तो इस उदय को तू कैसे निकाल सकता है? ये तुझे चिंतन की जरूरत है। तू उस उदय को बदल नहीं सकता। तो ये आगे की बात है कि उस वक्त जो भाव होंगे, दादा आजकल उसी धारा में चल रहे हैं कि उस वक्त जो भाव होंगे देवी तेरे निश्चित हैं। हाँ, देवी तेरे निश्चित हैं, लेकिन अगर तुझे इस बात पर श्रद्धा हो जाएगी अटूट, तो इस वक्त तेरे जो भाव हो रहे हैं देवी निश्चित हैं, इस बात पर भी तेरी श्रद्धा हो जाएगी तो तेरे को वैसे अनुकूल परिणाम ही तेरे आएंगे, दूसरे आएंगे ही नहीं।
गुरुदेव श्री फरमाते थे कि अब वो ठीक है, और मुझे अगर ये सब बातें अगर क्रमबद्ध में नक्की हैं और मुझे नरक जाना होगा तो क्या होगा? तो कहते थे कि तेरे को अगर ऐसे भाव आ रहे हैं तो तुझे क्रमबद्ध पे श्रद्धा नहीं है और तू नरक ही जाएगा फिर। और जिसको मोक्ष से जाना होता है उसके ऐसे भाव ही नहीं आते हैं, उसको ये विचार ही नहीं आएगा। कि तेरे विचार जो आए हैं, भाव जो तेरे आए हैं, उससे ही निर्णय हो रहा है कि तेरी गति कौन सी बननी है। वो प्रश्न नहीं होगा उसको, वो प्रश्न भी तो निश्चित है ना। एक बार बताओ, हम ये बात जानते हैं ना कि मौत तो निश्चित है, सब जानते हैं कि मौत निश्चित है। हम स्वीकारते नहीं हैं इस बात को कि आज जिस पल जिस क्षण मौत आनी होगी उसी पल उसी क्षण वो मौत आएगी। वो एक समय भी आगे पीछे हो सकती है? नहीं 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 हो सकती। चलो कोशिश कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो आगे पीछे कर सकते हो। चिराग, मौत अगर आगे पीछे हो गई तो तुमने उसको एक दिन डिले कर दिया। सुनना जरा एक सेकंड के लिए। तो अब जिस भव में तुम जाने वाले हो तो वो किसी मां के घर में जाओगे ना, तो वो जो मां के घर में जाओगे तो अभी अपन समझ लो, वो तुम दोबारा मनुष्य समझ लो, कुत्ता कुतिया भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, उदाहरण के लिए। चलो कुत्ता समझ लेते हैं, ठीक है। हम कुत्ते, हम फिलहाल तुम्हारे नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे लिए कह रहा हूं कि अब हम कुत्ता की पर्याय में जाने वाले हैं और मैंने एक दिन मैंने मौत को रोक ली। तो वो जो कुत्ते के पेट में जाने वाला हूं और वहां उस कुतिया को जिस कुत्ते का संयोग मिलने वाला है, वो कोई एक बेडरूम में तो सो नहीं रहे हैं, एक बेड पे सो रहे हैं। वो देखो ऐसे तो है नहीं कि भाई ये एक कुत्ता कुतिया एक बेडरूम में एक बेड पर सो रहे हैं। तो वो उससे उसको जिसका संयोग मिलने वाला उस कुतिया को, जिस कुत्ते का जिसके कारण मैं उसके पेट में जाने वाला हूं, उसको कौन खिसकाएगा? समझ में नहीं आई बात? मैं उसके पेट में जाऊंगा ना मर के, उस कुतिया के पेट में, तो वो जो कुतिया जो उस कुतिया के पेट में मैं जाऊंगा, उस कुत्ते को जो मिलने वाली है वो खिसकेगी कि नहीं? फिर उसकी जो संभोग के भाव है वो खिसकेंगे कि नहीं? और फिर जब मैं पैदा हो जाऊंगा फिर कुतिया मुझे जो संभालेगी वो खुद वो संभलेगा कि नहीं? कैसे खिसका सकता हूं मैं एक दिन? वो जगह तो फिक्स है ना। मालूम है अगर स्वर्ग में जाने वाला हूं तो जगह खाली होगी तब तो मैं वहां पहुंचूंगा कि नहीं? तो 6 महीने पहले तो उनकी माला मर जा गई। अब मैं तो यहां से मैं एक दिन लेट नहीं करूंगा, मैं एक दिन जल्दी मर जाऊंगा। मैं तो जल्दी मर गया, मैं तो मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर ली, मैं जल्दी मर गया। अब जाऊंगा कहां? वो जो जाना है वो जगह फिक्स है कि नहीं है? वो तो खाली हुआ नहीं है। आप सोचो तो सही, क्या कह रहे हैं हम? जब ये मरण निश्चित है तो जन्म निश्चित है कि नहीं है? जन्म निश्चित कितना है मालूम है? कि कौन से जीव को किस मां की कोख में किस अवस्था में किस वक्त आना है वो निश्चित है। उसके बाद वो पति पत्नी के संभोग के भाव आना भी निश्चित है। एक समय में एक से भाव आना निश्चित है। आप नहीं कह सकते नहीं आज तो मेरा मूड नहीं है। यू कैन नॉट से कि तुमने तो कह दिया आज मेरा मूड नहीं है ना। और वहां जिस जीव को आपके पेट में आना है वो तो दूसरी पर्याय से मर गया। उसकी तो मौत हो गई ना दूसरी पर्याय में। अब कुतिया से किसी को मनुष्य पर्याय में आना है, वो कुत्ता तो मर गया। अब आके तो नहीं अपन तो आज आपका भाव नहीं बना, तो कहां जाएगा वो निश्चित है कि नहीं है? वहां उसका मौत होना या आपके संभोग का भाव होना, उस भाव के बाद क्रिया का होना, उसके बाद उसको उस घर में आना, 9 महीने पलना, वो सब निश्चित है कि नहीं है? तुमने एक समय के लिए एक चीज को बदलने की कोशिश की तो पूरे ब्रह्मांड में पिलाया जाएगा।
वो बदला जा ही नहीं सकता। तो क्या बात करोगे तुम? अब वो बच्चा पैदा हो गया, वो अगर मैं एक दिन डिले कर दूं तो बच्चे की जिससे शादी होनी है, तो वो लड़की भी तो वहां निश्चित हुई ना जैसे शादी होनी थी, वो भी तो हुई है कि नहीं हुई है? वो सब डिस्टर्ब हो जाएगी कि नहीं, वो मिलेगी कि नहीं उसको? सोचो तो सही। हम बहुत परिवर्तन के अहंकार में डूबे हुए हैं, मैं परिवर्तन कर दूंगा, मैं बदल दूंगा, मैं बदल दूंगा। तू क्या बदल देगा? और तेरे हाथ में अगर बदलना होगा तो तू पल्ले में उलझ जाएगा, पूरी दुनिया में पल्ले आ जाएगी। मैं 14 साल बाद हुआ दादा मम्मी की शादी के, तो बड़े परेशान रहते थे। दादा मम्मी से एक बात कहते थे कि देखो उस लड़के ने भी तब पुण्य नहीं कमाया, तुम्हारी गोख में आए। वो समय निश्चित होगा कि नहीं कि मैं कहीं और होऊंगा ना? मैं जहां भी था, स्वर्ग में था कि नरक में था कि कुत्ते बिल्ली में था, तो मैं वो 14 साल पूरे करूंगा कि इनकी शादी हो गई इसलिए मैं वहां जल्दी मर जाऊंगा। तो मेरा प्रश्न यह है कि जब मौत निश्चित है, जब जन्म निश्चित है, तो जन्म और मरण के बीच में जो समय है वो भी एक एक समय निश्चित है कि नहीं है? तुमने बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया मौत, तुमने बड़ी आसानी से स्वीकार कर, अरे किसी और की मौत, किसी और का जन्म भी तो है ना। तुमने अगर मौत स्वीकार की जो समय पे हो रही है, तो जन्म बाय डिफॉल्ट स्वीकार हो गया कि किसी और की मौत, किसी और का जन्म है। और जब मौत और जन्म निश्चित हो गए, तो जन्म और मरण के बीच में जो अवस्थाएं हैं वो निश्चित हुई। और जब एक चीज निश्चित हो गई, तो हर पल हर क्षण निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? केवली के ज्ञान में आया इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। उनका ज्ञान इतना निर्मल हो गया है कि जो घटना है वो उनके ज्ञान में झलक रही है। भगवान ने देखा भैया वही होगा। ये तो कहने की बात है कि जो होगा वो भगवान ने देखा है, भगवान ने देखा है वो नहीं होगा। तो जो होगा वो भगवान ने देखा है, मतलब उनके ज्ञान इतना निर्मल हो गया, केवल ज्ञान उनके ज्ञान में झलक गया। उन्होंने कह दी दो चार बातें, अब जिससे कह दी उसका वो तो हो गया, निपटारा ही हो गया। निम्ननाथ ने कह दी ये द्वारका जल जाएगी, दीपान मुनि चले गए, बदल दो अब। आज ने कह दी कि तुम मारी 24 तीर्थंकर होगा, तो दो भाई साहब निकल लिए कि तुम पहले में 24वां, उनका काम हो गया, बदल के दिखाओ कोई। किसके हाथ में क्या है, मैं पूछ रहा हूं। मैं पॉज दे रहा हूं आपको सोचने के लिए। किसी के हाथ में कुछ नहीं है, नहीं तो सभी लोग अपना अपना चेंज कर देंगे, भले आ जाएगा। सभी लोग अपना अपना, किसी के हाथ में अगर एक जन अपने चीजों को चेंज कर देगा, तो सभी लोग अपनी अपनी चीजों को चेंज करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो फिर तो कुछ व्यवस्था बचेगी नहीं, सभी अपना अपना चेंज करते हो जाएगा। मैं रोक लेता हूं अपना मरण एक दिन, तो वो मैं कहता हूं कि तुम्हारे हाथ में है कहां, इसलिए नहीं है। इस लॉजिक को समझना पड़ेगा, तब वो स्पार्क आएगा। मैंने मरण रोका तो मैंने मैं जब जन्म ले रहा हूं दूसरे भव में, तो वो जो माता पिता है, मैंने उनके संभोग के भाव को भी रोक लिया क्या? तो मैं मेरा ही नहीं रोक रहा हूं, मैं मेरा ही नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया में को कंट्रोल कर रहा हूं। मैंने एक पर्याय को आगे पीछे किया, एक समय आगे पीछे किया, तो मैं पूरी दुनिया का कंट्रोलर हो गया। इसलिए नहीं होगा। सही बात। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात कह रहा हूं मैं। आई रिपीट कि मैंने अपनी मौत को एक दिन रोका,
तो मैं जिस जन्म में जिस गति में जाने वाला हूं, सुनो, तो उस गति में मान लो मैं मनुष्य गति में जाने वाला हूं दोबारा, तो उस गति में जिस मां के पेट में जाने वाला हूं, तो उस जो वो पति पत्नी के संभोग के भाव को भी मैं कंट्रोल कर रहा हूं। इसका मतलब ये नक्की है कि नहीं है कि मैं किस मां बाप का के पेट में जाऊंगा, कौन मेरे मां बाप बनेंगे, मैं वो चूज कर सकता हूं। तो मैंने उन दोनों की शादी को भी बदल दिया, मैंने उनके जो मां बाप थे, उन मां बाप के जो विचार थे वही मैंने बदल दिए। मैं इतना बड़ा आदमी बन गया कि मैं सबके विचार परिवर्तित कर, मैं परिस्थिति परिवर्तित करने का मतलब उनके विचार परिवर्तित करना है। मैं अगर कुत्ता बनूं, सपोज करो मैं कुत्ता बनूं, तो वो कुतिया को उस कुत्ते का जो संयोग जिस पल में जिस क्षण में सड़क पर होने वाला है, वो तो प्री प्लान नहीं है ना। मां बाप का कहते भैया वो तो पति पत्नी है, उनका तो प्री प्लान हो सकता है कुछ होता, वो कुत्ते का क्या होगा। अब आपको देखा कि अच्छा ये सड़क पे हिंदुस्तान में, यूएस में नहीं होता, सड़क पे एक कुत्ता कुतिया दोनों आपस में मिल गए, बच्चे से पत्थर फेंकने लगते हैं। अरे तुम तो पत्थर फेंक रहे हो, लेकिन तुमको पता नहीं है अनादिकाल पहले से नक्की था ये कि इस कुत्ते के संयोग से इस कुतिया को 6 बच्चे पैदा होने वाले हैं। एक समय खिसकाया तो सारी वस्तु व्यवस्था बिगड़ गई, तुम्हारी नहीं, पूरे ब्रह्मांड की। तुम्हारी ही नहीं बिगड़ रही है। वो जो आज के लिए नया गेम आया है ना, वो मैं नाम भूल गया, वो बिल्डिंग ब्लॉक जैसा रखते हैं, एक इसमें से निकालते हैं, एक उसमें डालते हैं, एक इसमें से निकालेंगे, वो ऐसा होता है ना, वो क्या नाम है, तूने एक बिल्डिंग ब्लॉक, एक ब्लॉक को तूने, हाँ वो खड़ा एक तूने ब्लॉक को हटाया है ना, तो जैसे तूने एक ब्लॉक को हटाया तो पूरी बिल्डिंग गिर गई। अरे यार मैं तो एक ही किया था, अरे तूने एक किया, मैंने एक सब। अब सुनो, मैंने गति की बात करी, अब काम तो एक ही होएगा ना। अब वो गति की जगह मनुष्य गति हटा दो, तूने एक समय खिसकाया तो पूरी बिल्डिंग गिर गई कि नहीं। एक समय आगे पीछे किया, सिर्फ एक समय, तो पूरी ब्रह्मांड में प्रलय हो गया। तूने ब्रह्मांड को परिवर्तित करने की बात कर ली है, और तुम अकेले नहीं हो बाबू, 7 अरब लोग हैं, ये सब करेंगे तो क्या होगा। और 7 अरब नहीं है, तुमको ही क्यों मिलेगा, तो चींटी को अधिकार क्यों नहीं है, फिर उस कुत्ते को अधिकार क्यों नहीं है जो वो परिवर्तन कर ले। पिक्चर देखने गए, सुनो, हम पिक्चर देखने गए ना, सिनेमा देखने गए, मूवी। अब वो जो 17 रील की जो पिक्चर है, उसमें एक के बाद एक रील फिक्स है कि नहीं है ना। यहाँ हीरो आएगा, हीरोइन से मिलेगा, फिर हीरोइन में झगड़ा होगा, फिर दोनों में प्यार होगा, और फिर बाद में विलेन आएगा, फिर हीरो उसको मारेगा, फिर विलेन मर जाएगा, और हीरो हीरोइन शादी कर लेंगे, द एंड। परिवर्तन कर लो इसमें, तुम्हारे हाथ में हो तो पहले काम करते हैं, पहले विलेन को ले आते हैं। तुम अकेले, तुम्हें एक परिवर्तन का अधिकार दे दो, हिमांशु सिर्फ एक चेंज करूंगा, बस एक चेंज मेरे हिसाब से कर लो। तुमने अगर वो एक चेंज किया, वो जो विलेन था उसको पहले ले आए, निपट की पिक्चर के नहीं। और उस थिएटर में 200 लोग बैठे हैं, वो सबको एक एक चेंज करने का अधिकार दे देते हैं अपन। सब कुछ एक एक चेंज कर लो सब लोग, क्या करते हो। वो परिवर्तन संभव ही नहीं है कि तुम चुपचाप थिएटर में बैठे रहो, सिर्फ जानो और देखो। जिंदगी भी एक थिएटर है, जीवन भी एक थिएटर है। हम यहां बैठे हुए हैं, सिर्फ देख रहे हैं पिक्चर, जो सामने घट रहा है उसको मैंने देख लिया बस, उसको मैंने जान लिया बस।
मुझे उस रील में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है और मैं एक परिवर्तन कर सकता नहीं हूं, एक आगे की रील को पहले आ नहीं सकता, पहले की रील को। अरे वो डायरेक्टर है, वो निश्चित करके बैठा है, उसने सब बना दिया है। हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि हम उसको जाके देख लें और उसका आनंद ले लें। अब सुनो कि उसमें जब रोने का सीन आ रहा है ना, तो अभी मैं साक्षी भाव से उसको देख रहा हूं। हंसने का सीन आ रहा है तो अभी मैं साक्षी भाव से उसको देख रहा हूं। ऐसा हो जाए अगर, तो तुम पिक्चर देखने नहीं जाओ। तुम तो पिक्चर देखने जाते हो कि वो जब वो डरता तो हाँ मैं डर गया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, हॉरर पिक्चर देखने आदमी जाता है, पैसे देता है, डरता और है। ये जो है ना वो डिज्नीलैंड, अब डिज्नीलैंड में जो वो झूले हैं, पैसे देते हो सैकड़ों डॉलर, काय के लिए देते हो भाई? कि ऊपर जाता और चिल्लाता है, पैसे देके डरने के लिए, चिल्लाने के लिए। नीचे उतरते हैं लोग तो आधे लोगों के तो पेंट गीले हो जाते हैं। फिर उससे पूछो भैया कैसा रहा? बहुत मजा आया। अच्छा, ऊपर तुझसे पूछते मजा आया तो तू क्या जवाब देता? ऊपर तो लग रहा था भैया जल्दी से नीचे उतारो तो मैं बच जाऊंगा वरना मौत आ गई, और नीचे बोलता मजा आया। प्रवृत्ति तो देखो, कोई इस गधे को पता ही नहीं है, इस जीव को ये पता ही नहीं है कि मजा किस में आता है और किस में नहीं आता। अपनी जेब की गाड़ी कमाई की, खून पसीने की कमाई देते हैं उस थिएटर में जाके देखने के लिए कि अभी हमको डराएंगे, हॉरर पिक्चर देखने, ये हमको डराएगा और हम डरेंगे, है ना। और ऐसे बैठ जाते हैं बिल्कुल पकड़ के कुर्सी, और फिर वो कुर्सी हिलती है, फिर नीचे से पानी आता है, फिर वहां पे चूहे आते हैं स्क्रीन पे, तो यहां पे पैर में भड़बड़ाता है और चिल्लाता है जोर जोर से। क्यों? किससे भी मजा आ रहा है? अब सुनो, हम हॉरर पिक्चर देखने गए, तो मेरे बगल में एक आदमी और बैठा, वो हॉरर पिक्चर देख रहा है, और मैं डर गया। अब वो उसे असर ही नहीं हो रहा है। मैंने उससे पूछा भाई साहब इतना डरावना सीन था, मैं तो मतलब मेरी तो हार्ट बीट ऊपर नीचे हो गई और मेरा तो पजामा गीला हो गया, तुमको असर ही नहीं हुआ? तो पता है क्या बोलता है? मैं दूसरी बार आया हूं। क्या बोला वो? दूसरी बार मैं दूसरी बार आया हूं और मुझे ये पता है कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ये जो 3D पिक्चर थी ना, तो इसमें वो जो ड्रैकुला आया है वो यहां आके वापस चला जाएगा। मुझे पता था, इसमें असर ही नहीं हुआ, मुझे मालूम था। अच्छा, मैं क्यों डर गया? मैं क्यों डरा? पकड़ना इस बात को, मैं क्यों डरा? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि अब क्या होगा। वहां से जो ड्रैकुला आया 3D मूवी में, मुझे लगा कि मतलब ये मुझे खाया इसने, और मैं घबरा गया, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हार्ट बीट बढ़ गई, मेरा पजामा गीला हो गया। उसको असर नहीं हुआ। जिसको ये पता है कि आगे क्या होगा, वो निश्चिंत हो जाता है, उसकी आकुलता के परिणाम नहीं होते हैं, वो निराकुल हो जाता है। तो अब क्या होगा, इस बात को अगर हटा दें तो तुझे जानने की जरूरत क्या है कि क्या होगा। तू इतना ही समझ ले, अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। क्या होगा ये जानने की जरूरत क्या है। अगर तुमने ये जान लिया कि वो ही होगा जो होना है, तो तुम्हारा काम हो गया कि नहीं? अरे यार मजा ही नहीं आया। तुमको मजा आ जाता तो तुम सब मिलके ना ताली बजाते। तो मुझे अनंत मजा आया, मैं कुर्सी से खड़ा हो गया और मैंने टेबल ठोक दी, और तुम्हें मजा ही नहीं आया। जब तक तुम उतने खुश नहीं रहोगे तब तक मैं दोबारा इसको समझाऊंगा। मेरे समझाने में कमी रह गई होगी, आप तो सब समझदार हो। क्यों विपुल भाई? नहीं समझा पाया होऊंगा। आपसे थोड़ी कुछ कह सकता हूं कि तुम्हारी समझ में नहीं आया। आप समझदार हो, ज्ञानी पुरुष हो, अमेरिका में रहते हो। आई रिपीट, हाँ, हिमांशु गांधी जी ने एक बार थोड़ी सी कोशिश करी है
अंगूठा अंगूठा दिखाने की। आई रिपीट, सुनो, मुझे मजा आ रहा है इसलिए मैं आपको फिर दोबारा समझा रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए और आप उछलना चाहिए, ऐसे मत बैठे हो सीधे। मैं उस हॉरर मूवी में मैं डर रहा हूं क्योंकि सामने से वो ड्रैकुला आ रहा है, डायनासोर आ रहा है, यार चलो डायनासोर आ रहा है 3D मूवी में ना, और डायनासोर कैसा आता है, ऐसा आया, मैं तो बिल्कुल घबरा गया, हार्ट बीट बढ़ गई, मेरा पजामा गीला हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और बगल वाला वो बिल्कुल पॉपकॉर्न खा रहा है। जब वो ड्रैकुला चला गया तो मैंने उससे पूछा, भाई साहब आपको डर नहीं लगता? तो वो बिल्कुल पॉपकॉर्न खाते खाते बोलता है, मैं तो दूसरी बार आया हूं। मतलब मुझे तो पता था अब क्या होने वाला है, कि ये तो आएगा, तुम्हें ये भ्रम होगा कि ये तुम्हें खाएगा, लेकिन ये खाएगा नहीं, मैं जानता था, मैं तो आराम से पॉपकॉर्न खा रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जब वो दूसरी बार आया तो उसे ये पता है कि क्या होने वाला है, तो उसके जीवन में निराकुलता आई कि नहीं? वो निराकुल हुआ कि नहीं? वो निडर हुआ कि नहीं? उसके डर समाप्त हो गए कि नहीं? क्योंकि वो दूसरी बार आया, उसको पता है कि क्या होना है। जब आपको पता लग जाएगा कि अब क्या होने वाला है, तो आपके जीवन में आने वाले सारे डर ये समाप्त हो जाएंगे कि नहीं? तो अब मैं कहता हूं कि अब क्या होने वाला है, वो मैं पूरा ज्ञान मेरे पास हो तब डर समाप्त हो। तो स्मार्ट तरीका एक और है, ये तो हार्ड वर्क हो गया, ये तो हार्ड वर्क है कि क्या क्या होने वाला है वो सब मुझे पता चल जाए अनंत काल तक का, तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। मुझे तो बता दो तुम अब क्या होगा, मैं निश्चिंत हो जाऊं। जोशी के पास जा रहे हैं, मर रहे हैं, जोशी के पास बता दो। जोशी समझदार है, वो हाथ दे के बोलता है, हाँ तुमको होगा तो सब ठीक, लेकिन वक्त ठीक नहीं चल रहा है। और हर अपना भविष्य जानने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक के पास कुंडली ले लेके घूमते फिर रहे हैं, अब बता दो, है ना। और सबसे पहले अपना भविष्य जानने की कोशिश करी, तो पता लग जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, अनंत काल का पता लग जाए। ये तो हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क ये नहीं है कि तुम्हें इस बात की श्रद्धा हो जाए कि जो होना है वो ही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। अगर इस बात की श्रद्धा होगी तो ये क्या उसके बराबर नहीं है, ये बात की श्रद्धा क्या उसके बराबर नहीं है जिसको अनंत काल का ज्ञान हो गया है। बिल्कुल, केवल ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। अनंत, समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अनंत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत होने के लिए इतना ज्ञान हो जाए कि जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है वो ही होगा, तो मेरा काम केवल ज्ञानी से ज्यादा स्मार्ट हो गया कि नहीं? एक आदमी ने फैक्ट्री खोली, इंडस्ट्री लगाई, है ना, और वो इंडस्ट्री लगा रहा है और सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लगा पड़ा है, घिस पिस रहा है और वो कमाई कर रहा है। ये हार्डवर्क है। और स्मार्ट काम क्या है पता है? कि एक आदमी ने उसने 1 करोड़ रुपए लगा दिए, वो घर पर बैठ के सो रहा है। उसको इतना भरोसा है कि जिस आदमी को जिस वेंचर में मैंने पैसे लगाए हैं, है ना, ये आदमी बहुत स्मार्ट है, ये बहुत मेहनती है, ये बहुत करेजियस है, ये बहुत स्मार्ट है और मास्टरमाइंड है, ये काम कर लेगा। स्मार्ट आदमी कौन? जिसको इस बात पर श्रद्धा हो गई कि ये स्मार्ट आदमी है, बढ़िया काम करके देगा, और उसने 1 करोड़ रुपए लगाया, वो स्मार्ट है। उसने स्मार्ट काम किया कि वो स्मार्ट काम कर रहा है जो बेचारा सुबह से लेकर 24 घंटे मर पच रहा है और काम मेहनत कर रहा है। मेरे को उसमें श्रद्धा हो गई ना अनंत, कि ये स्मार्ट काम है, इसको 1 करोड़ रुपए दे दो और ये कमा के देगा, और अपने को तो बस 5 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है बिना कुछ करे। तो मैं कह रहा हूं कि कितना स्मार्ट काम हो गया कि मुझे केवल ज्ञानी के ज्ञान पर श्रद्धा हो गई, मुझे सबकता पर श्रद्धा हो गई, मुझे इस बात पर श्रद्धा हो गई कि यार जो होना है वो बिल्कुल निश्चित है, जो होगा बिल्कुल वही होने वाला है, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। तो मुझे अनंत काल तक का जो होने वाला उसका ज्ञान हो गया कि नहीं? कैसे ज्ञान हो गया? क्या पता तुमको कि अब अगले पल क्या होने वाला है, आज दोपहर में क्या होगा, तुमको क्या पता है? मुझे पता है, पता है।
हाँ मुझे पता है कि क्या पता है, कि मुझे ये पता है कि जो होना है वही होना है। अब मैं किससे बाकी की बात बोलूं? तो मैं मानता हूं कि जो केवली का ज्ञान है वही ज्ञान मेरे पास है। वाह, कैसे ज्ञान है कि हाँ केवली ने तो वो जाना देखा, उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है। और लेकिन मैं इतना स्मार्ट हूं कि मेरे ज्ञान में ये प्रतिबिंबित हो रहा है कि केवली के ज्ञान में जो प्रतिबिंबित हो रहा है वही हो रहा है। बोलो अमित गांधी, है ना? तो जितने केवली, जितने निश्चिंत हैं, जितने निराकुल हैं, उतना निराकुल इस वक्त मैं हो सकता हूं कि नहीं? वो आदमी मेहनत करके कमा रहा है और मैंने सिर्फ 1 रुपये लगा के मुझे उस पर भरोसा हो गया कि अच्छा कमा के देगा। वो मेरे लिए काम कर रहा है, ये कमा के देगा, मुझे इस बात तो श्रद्धा हो गई है, तो मैं ज्यादा स्मार्ट बिजनेसमैन हुआ कि नहीं? क्या भाई बोलो, है? आप इतना बड़ा काम करते हो चश्मे का, है ना, इतनी मेहनत करते हो, मैं आपको इन्वेस्टमेंट कर दूं जरा 10-25 करोड़ रुपए, स्मार्ट कौन, मैं कि आप? क्योंकि मुझे पता है कि यार ये 25-50 साल से धंधा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे आदमी, ईमानदार आदमी, पैसे कमाएंगे, मेहनत ये कर रहे हैं, कमा मैं रहा हूं। मुझे अगर ये श्रद्धा मेरे कर्म सिद्धांत पर हो जाए, मुझे वो श्रद्धा क्रमबद्ध पर हो जाए, मुझे वही श्रद्धा अगर केवली के ज्ञान पर हो जाए, तो उससे ज्यादा स्मार्ट में हो गया। और वही चिंता मुझे इसी पल, इसी क्षण हो जाएगी, क्योंकि मुझे चिंता ज्ञान है। क्या होगा उस बात की डिटेलिंग में जाने की क्या जरूरत है? मुझे तो बैलेंस शीट देखनी है ना, अंत में आके कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, चैप्टर खत्म। आई एम नॉट अकाउंटेंट। मैं अकाउंटेंट नहीं हूं कि मैं एक खाते की खतौनी करता रहूं, एक एक केस की एंट्री करता रहूं, एक एक लेजर बनाता रहूं, वो अकाउंटेंट करेगा। मैं स्मार्ट आदमी हूं, आई एम बिग मैन। मैं उसे कहूं बैलेंस शीट दिखा दे, मैं 31 मार्च को देता हूं, कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। मैं इतना स्मार्ट आदमी कि मुझे कौन सी पर्याय में क्या घटने वाला है, कौन सी पर्याय में क्या होगा, वो मुझे डिटेलिंग जानने की जरूरत नहीं है। और क्यों जानूं मैंने इतना जान लिया कि वही होगा जो होना है, क्योंकि वो निश्चित है। और निश्चित इसलिए है क्योंकि वो अपने कर्मों के अनुसार, कर्मों के उदय के अनुसार होना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आस्था, ये 2 बच्चियां बैठी हैं यहां पे, समझ में आ रहा है बेटा मेरी बात? कौन सी क्लास में हो तुम? अनम्यूट होगी, मैं करूं? हाँ बोलो, कौन सी क्लास में? 8th में हो? एग्जाम हो गया कि होना है? होना है। होना है। कितने % मार्क्स आएंगे? पता नहीं। बस ये तो गड़बड़ होगी, पता नहीं। बस यही रायता फैल गया बेटा, पता नहीं। और यही डर है, तुमने कह दिया पता नहीं, बस यही डर है, यही परेशानी है। और तुम्हारे मम्मी पापा यहां बैठे हैं क्या, सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। अब दे डंडा लेके घूम रहे होंगे, पढ़ाई कर पढ़ाई कर, क्योंकि पता नहीं बच्ची फेल हो गई तो फोकट में डर रहा है कि नक्की है कि नहीं फेल होगी कि नहीं, ये नक्की है कि 90% मार्क्स आएंगे कि नहीं, तेरे पढ़ाने से आ जाएंगे 90 और तेरे नहीं पढ़ाने से फेल हो जाएंगे। और तुम भी इस चक्कर में रात भर नींद नहीं आ रही, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। बेटा पता कैसे नहीं है, पता है। क्या पता है कि जितने मार्क्स आने हैं 20 मार्क्स आएंगे। अब कितना वजन हल्का हो गया, क्यों? क्योंकि आदिकाल पहले से नक्की है। कैसे नक्की है? इसलिए नक्की है ना कि वो जो उदय आएगा, 90% मार्क्स आए, तो मुझे उसमें अनुकूलता का वेदन हो रहा है, वो मेरा पुण्य का उदय होगा। सुनना जरा, तो वो जब मेरा पुण्य का उदय होगा तो वो मेरे किसी कर्म का उदय है ना। तो वो जो जिस कर्म का उदय, वो कर्म बंध चुका ना, तो जब वो कर्म बंध चुका, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं पढ़ाई नहीं करूं कि सुन, तेरे अगर फेल होना होगा तो तेरे भाव ऐसे ही होंगे जब पढ़ाई नहीं कर, और तुझे अगर 90% मार्क्स आने होंगे तो तेरे भाव ऐसे ही होंगे कि मैं पढ़ाई करूं, वो भी निश्चित है। इसलिए कहते हैं जैसी गति होनी होगी वैसी मति चलेगी। गति तो निश्चित है, और उस गति के अनुसार ये मति भी बिल्कुल निश्चित है। वो आकुलता किस बात की?
और अगर ये श्रद्धा हो गई तो पिताजी निश्चिंत के नहीं कि बच्ची फेल होगी कि 90% आएंगे, और बच्ची निश्चिंत के नहीं कि 90% आएंगे कि फेल होंगी। सोचो, पॉज दिया है मैंने। केवली के ज्ञान में जो निर्मलता है वो होगी तब हम निश्चिंत होंगे, या हम ऐसे उनके ज्ञान पर श्रद्धा करके, उस कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा करके निश्चिंत हो जाएंगे तब वो केवल ज्ञान होगा। पहले ये काम करोगे बेटा तब वो होएगा, कि नहीं 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 वो हो जाएगा ना तो अपन करेंगे, वो होएगा ही नहीं। मेरा घर बन रहा है तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्टर और मेरा जो सप्लायर था, एक मार्बल के टुकड़े पे लड़ मरे दोनों। अब वो कि यार ये टुकड़ा गलत है मार्बल का, वो कहता ये सही है। तो मैंने कहा, मैंने दोनों को बुला के मैंने कहा पहले ये बात तुम नक्की कर लो कि इस दीवार के इस अंश पर जिस मार्बल के टुकड़े को लगना है वो अनादिकाल पहले से निश्चित है। पहले तो नक्की कर लो। दोनों हंस पड़े। मैं तुम्हें समझाऊंगी निश्चित है कि नहीं है। अब लड़ किस बात कर रहे हो? वो लड़ना भी तो निश्चित है। हाँ सुनो, अगर उन्हें मेरी बातें समझ आ गई तो लड़ाई खत्म होना भी निश्चित है। लड़ाई निश्चित है, ये पक्की बात है। लेकिन अगर ये मेरी बात उनकी समझ में आ गई तो लड़ाई खत्म होना भी निश्चित है, और मेरी बात उन्हें समझ में नहीं आई ये भी निश्चित है, तो लड़ाई का कंटिन्यू रहना भी निश्चित है। पर ये बात समझ के मैं तो निश्चिंत हो गया, मैं तो हो गया निश्चिंत। मैंने कहा ये तो नक्की है, अब लड़ किस बात कर रहे हो? तो हंस पड़े दोनों के दोनों। पहले इसमें से आकुलता का जो कंपोनेंट है ना, इसको तो रिमूव करो। हर सिचुएशन में एक आकुलता का बड़ा कंपोनेंट है। और अगर मैं लाइफ की बात करूं तो सारे डिसीजन उससे ड्राइव हो जाते हैं। और थोड़ी रूटीन की लाइफ पे आ जाए ना, मैं कहता हूं ना, ये जिनागम तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जिनागम तो वो है जो प्रैक्टिकल लाइफ में है। हर सिचुएशन में लाइफ जो आकुलता का कंपोनेंट बहुत बड़ा है, वही है। बड़ा क्या है? वही 99% होगा। और अब क्या होगा, अब क्या होगा, आकुलता अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, अब क्या होगा। तो पहले तो इस आकुलता के कंपोनेंट को जीरो कर, है ना? फिर नक्की करेंगे अब सॉल्यूशन पे क्या काम करना है। फिर नक्की हो जाएगा ना। आकुलता निश्चित मौन है क्या? हाँ, आकुलता भी वो जो होनी है वो भी बिल्कुल निश्चित है। करेंगे, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, कल का दिन और है। क्यों चिंता करते हो? पांच मिनट में और ले लूं अतुल भाई? हाँ जी ले लो। सोनी तो आप लोग, सोनी तो है ना? आपको कहाँ जाना है? सोनी तो है ना? इसके बाद मतलब पूछ रहा हूँ क्या काम क्या है, मतलब अभी कितने बज गए आपके यहाँ? मैं बताऊं कितने बज गए आपके? हाँ हाँ, 9:02। 9 रात के ना 9। तो क्या काम क्या है? सोनी तो है, सोना थोड़ी देर बाद सो जाना।
तो अभी भी सोओगे नहीं, अभी तो और 1-2 घंटे जगोगे फिर सोओगे। तो घर पे बैठे हो ना, अगर ये वहां बैठे होते टेबल कुर्सी पे और ये अतुल भाई प्रोग्राम कर रहे होते और फिर तो थक गए, कमर टेढ़ी हो गई, घर में तो कितने बार टेढ़े हो जाते, वीडियो बंद करके तो पता नहीं लेटे रहते होगे। तो अलर्ट तो नहीं दिख रहे जिनके वीडियो ऑन है, बाकी वीडियो ऑफ वाले तो पता नहीं किस किस दशाओं में होंगे, ये तो और रिलैक्स है। ये सब कुछ व्यवस्थित है कि नहीं है? ये सब सिस्टमेटिक है कि नहीं है राजीव? अगर तुम्हारे हाथ में आ जाए तो सब अव्यवस्थित हो जाए। विभा बहन, सब व्यवस्थित है कि नहीं है? और हमको क्या लगता है सब अनसिस्टमेटिक हो रहा है, सब अव्यवस्थित हो रहा है, सब अनसिस्टमेटिक हो रहा है, सब बिगड़ रहा है। वो जो अव्यवस्था है ना, वो सबसे बड़ी व्यवस्था है। वो भी व्यवस्थित है। वो अव्यवस्था भी व्यवस्था ही है, वो व्यवस्थित ही है। नाटक हो रहा है, प्ले हो रहा है, और प्ले में एक आदमी आया, उसकी आधी मूंछ उड़ी हुई है, उसकी पजामा एक ऊपर है, पेंट एक पेंट नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है। अब वो आता है स्टेज, तुम कहते रे 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 क्या ये, इसकी आधी मूंछ रह गई, पेंट थोड़ा नीचे तो कर ले। अरे पागल है तू, कर ले। ये आधी मूंछ रखने के लिए और आधी मूंछ उड़ाने के लिए इसके पैसे लगे हैं। ये आधा पेंट ऊपर है आधा पेंट नीचे है, इसके लिए बहुत मेहनत लगी है। तुझे अव्यवस्थित लग रहा है? ये महाव्यवस्थित है। सुनो, इससे बढ़िया एग्जांपल याद आ गया। आजकल जो जीन्स आते ना, ये डेनिम है ना, फटा हुआ। अच्छा भाई, आप तो नहीं पहनते होगे वैसे वाले, मुझे उम्मीद है, लेकिन जो आधे फटे फटाए वो जो आधे फटे फटाए होते हैं ना, फटे फटाए समझ गए? अरे ये है, घुटना फटा है, किसी का ऊपर फटा है, किसी का नीचे से फटा हुआ है, समझिए ना? समझ गए। पैर निकल रहा है, कभी ये निकल रहा है, वो निकल रहा है। तो ये जो घुटने फटे फटाए होते हैं जीन्स, तो एक बार कोई व्यक्ति महंगे आते हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूं। तो वो मेरे पास कोई व्यक्ति मिलने आया, जब दादा थे, और वो मेरे से मिलने आया, और वो मतलब ही वॉज मिलेनियर, और वो मेरे से घर पे मिलने आया, और उसके डेनिम में दोनों घुटने बाहर निकल रहे थे। घुटने से फटा हुआ था वो, और ऊपर थाई से फटा हुआ था, ठीक है ना? और वो आके बैठ गया। अब मैंने दादा से उसका परिचय कराया, मैंने कहा दादा ये फलाना फलाना है, और ये हैं, वो हैं, इनकी इतनी इंडस्ट्री है। और दादा बार बार कभी मुझे देखें और कभी उसको देखें, है ना? और या इन समर की स्कूल बॉडी कूल, और कभी फिर उसके पैर को देखें, और दादा उससे कुछ कहें कि बेटा थोड़ा सिलवा लो इसको इस पेंट को की सिलाई करवा लो, या कुछ बेटा दिक्कत है क्या, वे कुछ कहें, उससे मतलब पोजीशन मेरी ऑकवर्ड होती। तो मैंने दादा से कहा, मैंने दादा सुनो, ये जो आपको फटा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये फटा हुआ नहीं है। तो बोले क्या मतलब? मैंने कहा ये जो जीन्स आपको फटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये जीन्स फटा हुआ नहीं है, ये फटवाया गया है, और इस फटवाने के लिए जोड़ी कीमत दी गई है। अगर ये जीन्स 5,000 रुपए का है, तो ये इसके लिए 8,000 रुपए का है। दादा मरते मर गए, उन्हें ये बात समझ में नहीं आई, यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो जो फटी हुई जीन्स है, और उसमें जो रेसे निकल रहे हैं, वो रेसे भी निकलते हैं ना, वो रेसा निकल रहा है, धागा निकल रहा है, वो व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? हमको लगा कहीं से फाड़ दो, कहीं से नहीं फटती है। तो भाई जहां से फटनी है वहीं से फटनी है। जो धागे उसमें से निकलने हैं, वही धागे उसमें से निकलने हैं। उसको जहां से फेडेड, अब हमारा कपड़ा अगर फेड हो जाए तो हम ज्यादा कपड़ा पहनते नहीं है। अगर यार ये तो फेड हो गया, मेरी शर्ट है, मेरा पैंट, वो जीन्स जितनी फेडेड है उतनी महंगी है। तो कहां से फेडेड होनी है, कितनी फेड होनी है,
कितनी सफेद दिखनी है, कितनी फटी दिखनी है, कितने धागे निकलने हैं, वो व्यवस्थित है कि नहीं? तब वो 2000 की जीन्स की रेट 10,000 रुपए है, हमें लगता है व्यवस्थित है। अज्ञानियों को, जो जीन्स के अज्ञानी हैं, उन्हें फटी हुई जीन्स अव्यवस्थित दिखाई देती है, लेकिन जो फैशन के ज्ञानी हैं उन्हें वो फटी हुई जीन्स व्यवस्थित दिखाई देती है। एक जिनको तत्व ज्ञान के जो अज्ञानी हैं उन्हें वस्तु व्यवस्था अव्यवस्थित दिखाई देती है, लेकिन जिनको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाए उनको सारी व्यवस्था व्यवस्थित दिखाई देती है। ये आजकल और नया नया फैशन में आग लग गई है। अतुल भाई, मेरे जमाने में मेरी उम्र बढ़ जाए, लंबाई बढ़ जाए, मुझे स्कूल जाना हो और घुटने से, ये जो मेरे पंजों से अगर 1 इंच पैंट ऊपर हो जाए, तुम पहनते नहीं थे हिमांशु? तुम्हारे पिताजी जयंती लाल जी मार मार के तुम्हें पहनाते होंगे, पहन ले, अभी तो नया खरीदा, तू लंबा हो रहा तो मैं क्या करूं, पहन ले, थोड़ा सा तो ऊंचा हुआ है ना? और अब ये आग लग गई है फैशन में। वो पंजे से फिर एंकल हाइट, नी हाइट, थाई हाइट, कोई सी भी हाइट, वो व्यवस्थित है क्या? व्यवस्थित है। पहले तो मैं सोचता था कि लेडीज की थोड़ी सी ये नी से ऊपर पहनती है, वो सलवार सूट पहनती है, वो नीचे से 3 इंच ऊपर। पहले तो हमारे यहां पहन ले कोई आदमी तो लगता है यार पैसे कम होंगे इसके पास, जो थोड़ा सा इसने अपने लंबाई थोड़ी 2 इंच 3 इंच कम पहन रखी है, ये अच्छा लगता है क्या? तो कोई दूसरा आदमी उसको दे दे कि बेटा ये दूसरा कपड़ा ले लो, हम तुम्हें दिलवा दें। अब तो जेंट्स के पैंट, क्या नीतू हो गए ना, वो कौन सी हाइट, एंकल हाइट ही बोलते हैं उसको, वो व्यवस्थित है क्या? व्यवस्थित है। मूर्खों को, जो फैशन के अज्ञानियों को लगती है व्यवस्थित है, दया का पात्र है, उससे पूछो, उसे 10 गुने पैसे दिए उसके, वो व्यवस्थित है। ऐसे ही वस्तु व्यवस्था, अगर दृष्टि का दोष है, दृष्टि में बदलाव करना है, अगर ये ज्ञान हो गया कि जो होना है वो बिल्कुल निश्चित है, जो हो रहा है वो बिल्कुल व्यवस्थित हो रहा है, तो पूरी दुनिया तुमको व्यवस्थित दिखाई देगी, क्योंकि वो व्यवस्थित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब धरती में कोई माइकलाल तुमको आकुलित कर ले, अब हो जाओ तुम आकुलित। बहरा कहता है कि तुम सब गूंगे हो। जो बहरा होता है ना, बहरा है ना, डीफ एंड डम्प, तो बहरा कहता है तुम सब गूंगे हो, क्योंकि जितना लोग बोलते हैं वो सुनते ही नहीं है। उसे लगता है मुंह चला रहे हैं, बोल ही नहीं रहे। वो कहता है, बहरा कहता है कि सब गूंगे हो। जो गूंगे हैं तो उसके कान में दोष है, दोष अपने कान का है, और वो कहता है पूरी दुनिया गूंगी है, क्योंकि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बेटे तेरे कान खराब हैं, हमें अज्ञानता का दोष है, हम वस्तु व्यवस्था को समझने को तैयार नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए पूरी दुनिया अव्यवस्थित दिखाई देती है, और हर पल हर क्षण आकुलता और टेंशन और तनाव दिखाई देता है। अगर तू एक बार उस वस्तु के स्वरूप को समझ ले, क्रम सिद्धांत को समझ ले, उस क्रमबद्ध को समझ ले, क्रम नियमित को समझ ले, जो घटना है वो ही घट रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो तुम्हें पूरी दुनिया में शांति और निराकुलता दिखाई देगी, और कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। हम इस बात को और आगे लेके जाएंगे, हम और इस पर समझेंगे कि कब क्या होने वाला है, कौन किसको बदल सकता है, कौन कुछ परिवर्तन भी संभव है क्या। और आज का टेक अवे ये है कि जब सब कुछ निश्चित है, तो ये जो विकल्प हो रहे हैं, ये विकल्प कितने निरर्थक हैं। गुरुदेव श्री की एक पंच लाइन है कि विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए अहितकारी है। अकिंचित कर का मतलब उसमें किंचित मात्र भी कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर, और वो अपने लिए कितना अहितकारी हो गया है। तो जब सब कुछ व्यवस्थित और निश्चित है, तो तू जब पिक्चर हॉल में बैठा हो तो तेरा विकल्प क्या काम आएगा। तेरी मौत जल्दी आ जाए कि लेट आ जाए तो ये विकल्प क्या काम आएगा। आज के सारे एग्जाम्पल को मैं रिवाइज कर रहा हूं।
आज जो बच्चे का एग्जाम 90% आएंगे मार्क्स या फेल होगा, तो वो तेरा विकल्प उसमें क्या काम आएगा? मैं सिनेमा हॉल में बैठा हूं, सामने से डायनासोर आ रहा है, उसमें तेरा विकल्प क्या काम आएगा? मेरा 10 लाख का घाटा हो गया, उसमें तेरा विकल्प क्या काम आएगा? क्योंकि होना तो वही है जो होना है, इसलिए विकल्प अकिंचित कर है, किंचित मात्र भी कुछ कर नहीं सकता है किसी में भी। और वो विकल्प मेरे लिए महाहितकारी है कि उससे फिर मेरे नवीन कर्मों का बंद हो रहा है, तो फिर मेरे को प्रतिकूलता पैदा होंगी और मैं संसार में रुलता रहूंगा। तो सारे विकल्प निरर्थक हो गए, तो क्या करें? तो विकल्प खत्म कर ले, बाकी सब काम तो हो ही जाने वाला है। इस बात के बारे में आज की रात सोचें, जो हमने आज डिस्कस किया कि विकल्प पर के लिए अकिंचित कर हैं और अपने लिए अहितकारी हैं। ऐसी तलवार है कि किसी और को तो असर करती नहीं और मेरी गर्दन कट जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।